हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अपना फाइनल पेपर है और मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप सब कितने ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड दोनों होंगे। जब तक ये क्लास आप तक पहुँचेगी शायद रात के काफ़ी देर हो चुकी होगी। मुझे पता है कि बहुत देर हो गई होगी, लेकिन यार दिल ने कहा कि नहीं, लास्ट मोमेंट पर भी अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास ये क्लास पहुंच जाए और इसमें से एक भी क्वेश्चन छप गया तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी स्टूडेंट का ज़रा सा भी नुकसान हो, इसलिए ये स्पेशल लास्ट मिनट डोज क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो रात के कितने बजे देख रहे हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा कौन कौन सा शेयर मार्केट यानी मेरा कौन कौन सा प्यारा स्टूडेंट रात भर जाकर मेहनत कर रहा है। और हाँ गाइस, आपके लिए इतनी रात गए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक लाइक कर दूँ और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ी मदद करो ना। अपने दोस्तों, क्लासमेट और कॉलेज वाले ग्रुप में इस वीडियो को और चैनल को शेयर करो, ताकि अपनी ये फैमिली और भी बड़ी हो सके। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। चलो ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं आज की सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्लास को। पेन कॉपी उठाओ और चलो मेरे साथ। इकाई 8 से शुरुआत करते, क्योंकि इसका अंक भार मैंने देखा अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा इकाई 8, 9, 10 और इकाई 15 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो भी आप इनके उत्तर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। सवाई जय सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उनके द्वारा जयपुर शहर की स्थापना के बारे में बताइए। देखिए, आमेर के प्रतापी शासक सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। उनके पिता का नाम बिशन सिंह था। वे विज्ञान, गणित और ज्योतिष के बहुत बड़े प्रेमी थे। जयपुर की स्थापना, उन्होंने अपनी पुरानी राजधानी आमेर की पानी की कमी और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 18 नवंबर 1727 ईस्वी को एक नया आधुनिक और सुंदर शहर जयपुर बसाया। इस शहर के मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। यह शहर अपनी समकोण ग्रिड प्रणाली और चौड़ी सड़कों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, हल्दी घाटी का युद्ध कब, क्यों और किसके बीच हुआ? इसका क्या परिणाम रहा? विस्तृत उत्तर यहाँ देखिए। ये ऐतिहासिक युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को राजसमंद, राजस्थान स्थित हल्दी घाटी नामक दर्रों में लड़ा गया था। यह मुकाबला मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, के बीच में हुआ। इसका महत्व व परिणाम। ये युद्ध मेवाड़ के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला और मुगलों का पूरा अधिकार मेवाड़ पर नहीं हो सका, लेकिन महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता और संघर्ष ने इसे इतिहास का अमर युद्ध बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3, आमेर के राजा मानसिंह की मुगल दरबार में उपलब्धियों और उनके सैनिक अभियानों का वर्णन कीजिए। राजा मानसिंह आमेर के भगवान दास के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह ने मुगलों की तरफ से कई महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। काबुल और बंगाल अभियान, उन्होंने काबुल की अव्यवस्था को दूर किया और बंगाल में विद्रोहियों जैसे ईसा खां, सुलेमान खां और केदार का दमन करके मुगल झंडा फहराया। मनसब, अकबर ने उनकी योग्यता से खुश होकर उन्हें 7000 का सर्वोच्च मनसब और फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। स्थापत्य, उन्होंने वृंदावन, उत्तर प्रदेश और बनारस में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रश्न 4, मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास में क्या योगदान है? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के मंत्री आस्करन के पुत्र थे। जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा सीधे मुगल नियंत्रित
नियंत्रण घोषित कर दिया, तब दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा के लिए 30 वर्षों तक का लंबा संघर्ष किया। कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें राठौड़ का यूलिसिस कहकर पुकारा। उनका पूरा जीवन अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और आन बान शान के लिए समर्पित रहा। प्रश्न 5, पुरंदर की संधि की मुख्य बातें क्या थी? देखिए, ये संधि 11 जून 1665 ईस्वी को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई। शर्तें: इस संधि के तहत शिवाजी को अपने पास मौजूद 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और बाकी 12 किले अपने पास रखने की अनुमति मिली। साथ ही शिवाजी ने मुगल दरबार की अधीनता स्वीकार की और जरूरत पड़ने पर मुगल सेना की सहायता करने का वचन दिया। प्रश्न 6, सवाई जय सिंह के ज्योतिष, खगोल शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहे? उत्तर देखिए, सवाई जय सिंह विज्ञान और गणित के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए देश में बड़ी 5 वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाई, जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में स्थित है। जयपुर का जंतर मंतर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध गणना के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करवाई और यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवादन करवाया। अब हम आ गए इकाई 9 पर। देखिए, इकाई 9, मध्यकालीन राजस्थान में कला, स्थापत्य एवं चित्रकला। प्रश्न 1, राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख शैलियों, स्कूलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को मुख्य रूप से 4 बड़ी शैलियों, स्कूलों में विभाजित किया गया है, जिसकी अपनी कई उपशैलियाँ भी हैं। पहला, मेवाड़ शैली। इसके अंतर्गत चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आदि शैलियाँ आती हैं। दूसरा, मारवाड़ शैली। इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि शैलियाँ आती हैं। तीसरा, हाड़ौती शैली। इसके अंतर्गत बूंदी और कोटा शैली आती हैं। चौथा, ढूंढार शैली। इसके अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी शैली आती हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्व। यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर के रूप में 100% पूछे जाने की संभावना रखता है, क्योंकि इसमें पूरी चित्रकला शैली का वर्गीकरण आ जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप जहाँ से भी पढ़ रहे, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो इससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से मन से बनाकर। एक बार मैंने आइडिया दे दिया है कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशनगढ़ चित्रशैली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बनी ठनी का क्या महत्व है? देखिए, किशनगढ़ शैली की नींव 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने डाली थी। इसका सर्वाधिक विकास राजा सावंत सिंह नागरीदास की शासनकाल 1699 से 1764 ईस्वी में हुआ। प्रमुख विशेषताएं: इस शैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं लंबी आकृतियां, पतली कमर, तीखी नाक, पतले होंठ और खंजर के समान बड़ी बड़ी आंखें। इस शैली में रंगों का बहुत ही सुंदर और भव्य प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बूंदी शैली को 17वीं शताब्दी के भारत के उत्कृष्ट चित्रों में गिना जाता है। इस काल में मानव आकृतियों के अतिरिक्त पहाड़ों, नदियों और पशु पक्षियों के सुंदर चित्र बनाए गए। प्रमुख विशेषताएं: इस शैली की मुख्य विशेषता स्त्री की लंबी आकृति, पतली कमर, तीखी नाक, पतली ठोडी और बादाम जैसी आंखें हैं। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्यों, हथियारों की लड़ाइयों के शिकार के दृश्य का सजीव चित्रण इस शैली में बहुत बड़ी पहचान है। प्रश्न 4, राजस्थानी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? उत्तर, राजस्थानी चित्रों को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय प्रसिद्ध कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में अपने लेखों व प्रसिद्ध पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के माध्यम से राजस्थानी चित्रकला को दुनिया के सामने इसके अनूठे रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न 5, ढोला मारू चित्र किस शैली से संबंधित है और राजस्थानी चित्रकला के 4 प्रमुख शैलियों के नाम लिखिए। ढोला मारू यह प्रसिद्ध चित्र मुख्य रूप से जोधपुर शैली से संबंध रखता है। 4 प्रमुख शैलियां हैं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढार शैली। इकाई 10 आ गई है अब। मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन
से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और उनके योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने और समाज में सुधार लाने में कई महान संतों का योगदान रहा। संत मीराबाई कृष्ण भक्ति की अनन्य प्रेमिका, जिन्होंने अपने पदों और भजनों के माध्यम से समाज में प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। संत दादू दयाल दादू पंथ के संस्थापक, जिन्होंने जाति पाति का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया और सात्विक जीवन पर जोर दिया। परीक्षा की दृष्टि से ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे अधिक है। एक बार वापस क्वेश्चन बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और उनके योगदान का वर्णन कीजिए। देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। संत मीराबाई का जीवन परिचय दीजिए, उनकी भक्ति किस प्रकार की थी। मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुड़की गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के घर पर हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के शाही परिवार में राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। भक्ति का स्वरूप, उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राजशाही सुखों को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। आई थिंक मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ मीराबाई के बारे में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये स्टोरी लिख देना। मीराबाई का जब जन्म हुआ था तो वो छोटी सी थी, तो उनकी दादी जो थी वो कृष्ण भक्त थी। तो एक नीचे से बारात निकल रही थी, तो वो खिड़की से देखते हुए बोली कि मेरा दूल्हा कब आएगा। तब से उसकी दादी ने कहा तेरा दूल्हा तो ये है, वो श्री कृष्ण को उन्होंने मीराबाई का दूल्हा बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा दूल्हा कब आएगा, और ऐसे कुछ बात हुई थी उनके साथ। फिर उनकी बड़े हुए और मीराबाई की शादी करवा दी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भक्ति में ही लीन थी। हमेशा एनी टाइम कृष्ण भगवान की भक्ति करती रहती थी। तो उनके पति ने उनके देवर सास इन्होंने मिलकर बहुत बार कोशिश की मीराबाई को मारने की, जहर देने की, बहुत तरह से कोशिश की, लेकिन वो उनको नहीं मार पाए। और अंत में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक मंदिर में गई और वहाँ उनकी मूर्ति में ही विलीन हो गई। और उनके मतलब साड़ी का जो पल्लू था वो थोड़ा सा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास दिखता है, और कहा जाता है कि ये ही वो कपड़ा था, मतलब कोई भी ओढ़नी थी जो मीराबाई ने उस समय ओढ़ी हुई थी। और वो इससे ये पता चलता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गए। ऐसी कुछ स्टोरी है, तो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। देखिए, मैं कुछ फिक्स नहीं कहना चाहती, मैंने कोई कैरेक्टर के नाम नहीं बताया कि हाँ ये फिक्स्ड हैं कि यही हैं। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है ख़ास इसके बारे में, लेकिन हाँ अगर आ जाए और कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हाँ ये ज़रूर लिख देना। ठीक है। उनकी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राजशाही सुखों को त्याग दिया, अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति मधुर भाव या कांता भाव की थी, जिसमें वे श्री कृष्ण को अपना पति और प्रियतम मानती थी। उनके रचे हुए पद भी आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 3, दादू दयाल जी के मुख्य उपदेश और उनके विचारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संत दादू दयाल राजस्थान के महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने निराली वाणी या निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और पाखंड का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्य को एक ईश्वर की संतान माना और सद्भाव, भाईचारा तथा मानवता का पाठ पढ़ाया। उनके अनुयायी दादूपंथी कहलाते हैं। प्रश्न 4, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की और इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। इनके प्रमुख केंद्र हैं संप्रदाय के राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ हैं: शाहपुरा, भीलवाड़ा, रेण, नागौर। और जो भीलवाड़ा शाहपुरा है वो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। सिंथल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। इकाई 15, आदिवासी आंदोलन, गोविंदगिरी व मोतीलाल तेजावत। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहला है, गोविंद गुरु का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए और संप सभा की स्थापना का क्या उद्देश्य था।
गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने भीलों और आदिवासियों को संगठित करने के लिए जीवन भर कार्य किया। संप सभा की स्थापना। उन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा, संप का अर्थ प्रेम या भाईचारा होता है, की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भील आदिवासियों में फैली कुरीतियों को दूर करना, उनमें नैतिक सुधार लाना और उनके अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाना था। प्रश्न 2, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ धाम का गोलीकांड क्यों और कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। देखिए, मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान के इतिहास की सबसे दर्दनाक और बड़ी घटनाओं में से एक है। यह 17 नवंबर 1913 ईस्वी माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। घटना का कारण गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण ढंग से अपने विभिन्न मांगों और सभा के लिए एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश सरकार और स्थानीय रियासतों ने इसे विद्रोह मानकर पहाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। प्रश्न 3, मोतीलाल तेजावत का परिचय दीजिए। उनके नेतृत्व में हुए एक आंदोलन का वर्णन कीजिए। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। उनका जन्म उदयपुर जिले के कोलियारी गांव में एक ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों, विशेषकर लगान और बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। एक आंदोलन, भगत आंदोलन। उन्होंने 1921 ईस्वी में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित भूमठ क्षेत्र के आदिवासियों को संगठित करके एक आंदोलन, जिसे भूमिया आंदोलन भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। ये कहाँ पर की थी? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर की थी, भूमठ क्षेत्र में की थी और इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी को भारी लगान और बेगार प्रथा के शोषण से मुक्ति दिलाना था। ठीक है। प्रश्न 4 है, नीमूचड़ा हत्याकांड कब हुआ था और इसे किस घटना के समक्ष माना जाता है? नीमूचड़ा अलवर रियासत हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। यह किसान बढ़ी हुई लगान दरों और जंगली सुअरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तभी सैन्य बल द्वारा गोलियां चलाई गई। महत्व, इस भीषण नरसंहार की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताते हुए डबल डायरिज्म, दोहरा डायरशाही हत्याकांड की संज्ञा दी थी। प्रश्न 5, संप सभा की स्थापना किसने और क्यों की थी? इसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता था? संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भील आदिवासियों में सामाजिक सुधार लाना, उन्हें शराब व चोरी जैसी बुराइयों से दूर रखना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इसका वार्षिक अधिवेशन हर साल मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया जाता था, जहां हजारों भील इकट्ठा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत को भीलों का बावजी क्यों कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी और भीलों पर हो रहे अत्याचारों, शोषण, जबरन बेगार और भारी लगान के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए समर्पित होकर उनके मसीहा बन गए, इसलिए आदिवासी उन्हें आदर से बावजी, पिता या गुरु समान कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत आंदोलन क्या था और इसे किसने चलाया था? भगत आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा भील आदिवासियों के बीच चलाया गया एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों को शाकाहारी बनने, शराब छोड़ने, बुरे व्यसनों का त्याग करने और अपने धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा दी गई, ताकि वे संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे अन्याय का सामना कर सके। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना और बिल्कुल भी घबराना मत, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जाने से पहले जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दो कि आपने वीडियो रात के कितनी बजे देखा है और आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर चैनल पर नए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।